नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दफ्तर पर भी एकनाथ शिंदे का कब्जा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए आज का दिन भी दोहरे झटके वाला रहा। पार्टी का नाम शिवसेना और उसका चुनाव निशाना तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के फैसले के खिलाफ तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके अलावा विधानसभा में स्थित शिवसेना के दफ्तर को भी एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात करके इसकी मांग की थी। इसके बाद स्पीकर ने यह फैसला लिया। इस तरीके से शिवसेना के हाथ से विधानसभा का दफ्तर भी चला गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल करना बंद करे शिंदे गुट। आपको बता दें कि शिवसेना का नाम निशान छिनने के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उद्धव गुट के हाथों से विधानसभा में स्थित पार्टी दफ्तर भी छिन गया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें मेरे पिता के ठाकरे नाम का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और अपने पिता के नाम और फोटो को प्रमुख के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और पार्टी को चलाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद उन्हें शरद पवार और ममता बनर्जी का फोन आया था। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आहत हूं क्योंकि उन्होंने हमारी मां शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा है। हमने उन्हें एक परिवार के रूप में माना, लेकिन हमें नहीं पता था कि वे अपनी मां को मारने के लिए सुपारी लेंगे। वे देश में तानाशाही और अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, नारेबाजी के साथ जमकर किया हंगामा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर ईडी की रेड के बाद कांग्रेस आक्रामक मोड में आ गई है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने जमकर हंगामा किया। दरअसल रायपुर के पचमेड़ी नाका स्थित ईडी के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे। पहले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद बैरिकेड तोड़कर ईडी दफ्तर घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने कांग्रेसियों को खदेड़ दिया। इधर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने ईडी अफसर को डरपोक बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के पास में ना तो मुद्दा है और ना ही चेहरा है, इसीलिए अपनी बी टीम के माध्यम से हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस का महाधिवेशन है। इससे पहले प्रदेश में खुशी की लहर है। इसको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। अगली बड़ी खबर, ईडी के छापे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश, छापा ध्यान भटकाने का प्रयास। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सोमवार को कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी के छापे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये छापे जनता का ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक सहित मेरे कई साथियों के घरों पर ईडी ने छापा मारा है। 4 दिनों के बाद रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरीके से रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है और यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। साथ ही राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है, जिसमें प्रदेश भर के और देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा नोटों के बंडल के सामने बीजेपी की राष्ट्रभक्ति हो जाती है खत्म। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 20 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का काफिला पहुंचा। यहां प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बूथ को मजबूत करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यहां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और लगातार उठ रही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। संविधान में 600 से अधिक जातियों को एक रखने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी का फुल फॉर्म का स्लोगन जारी करते हुए उसे जुमला भ्रष्ट पार्टी का स्लोगन दिखाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों के साथ में सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो विदेशियों को लाकर लोगों को व्यापार दे रही है। जिस तरीके से कुछ साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और कब्जा कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है। बीजेपी में देश और राष्ट्रीय भक्ति रहती है। जैसे ही नोटों का बंडल दिखाई देता है, देश और राष्ट्रीय भक्ति खत्म हो जाती है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कानपुर में जो घटना घटी है उससे साबित होता है कि इस समय सरकार और कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगली बड़ी खबर, रातों रात उद्धव ठाकरे का खेल खत्म, बोले चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने और चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने के बाद से उद्धव ठाकरे गुट में बैठकों और मंथन का दौर जारी है। सोमवार को भी उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। ये बैठक मुंबई स्थित शिवसेना भवन में हुई। बैठक में पार्टी के भविष्य के कदमों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद संजय राउत, सुभाष देसाई, अनिल देसाई और अनिल परब भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश रची गई है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गद्दारों को दे दिया गया। उद्धव ठाकरे ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया और सभी पार्टियों से चौकन्ना रहने की अपील की। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दार कभी भी ठाकरे का नाम नहीं चुरा पाएंगे। ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारा भाग्य निर्धारित कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनके साथ में न्याय नहीं किया है। मुझसे मेरा सब कुछ चुरा लिया गया, पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह सब चुरा लिया गया, लेकिन वो ठाकरे नाम नहीं चुरा सकते। हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मामले की सुनवाई कल होगी। आपको बता दें कि ठाकरे ने कहा कि अगर ये नहीं रुका तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से देश में अराजकता का दौर शुरू हो सकता है। ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो पार्टी के फंड पर टिप्पणी करे। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नाम भले ही दामोदर दास हो लेकिन काम गौतम दास है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी का गलत नाम लिया और फिर उनके नाम पर चुटकी ली। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा कि हम अडानी के मामले में सिर्फ जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे, तो फिर नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का गलत नाम लेने के बाद पवन खेड़ा रुके और आसपास बैठे लोगों से पूछा कि उनका नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी है या फिर दामोदर दास मोदी है। फिर उन्होंने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास हो लेकिन काम गौतम दास का है। यह बयान के बाद पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा था कि मैं वास्तव में कंफ्यूज हो गया था कि ये दामोदर दास हैं या फिर गौतम दास हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पवन खेड़ा ने गौतम अडानी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक वो गौतम थे जो तपस्या करके बुद्ध बने, एक ये गौतम हैं जिनके लिए पूरी सरकार पिछले 9 वर्षों से तपस्या कर रही है और सरकार के मुखिया तो रोजाना 18-18 घंटे की तपस्या करते हैं। बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। पवन खेड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और उनके परिवार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि एक विनम्र व्यक्ति इतना लोकप्रिय नेता बन गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गांधी परिवार इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहित करता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले 2024 में दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी जमकर भड़क गई है। दरअसल पवन खेड़ा ने पीएम मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था। हालांकि उन्होंने गलती सुधारी भी, लेकिन बाद में फिर से गलत नाम लिया और तंज कस दिया। आपको बता दें कि पवन खेड़ा के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी
बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है वो निंदनीय है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निजी तौर पर हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात से परेशानी है कि आखिर साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला कोई इंसान इतने बड़े पद पर आखिर कैसे बैठ सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के विवादास्पद बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गई है जनता इसे देख चुकी है। 2024 में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के माध्यम से करेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में भी हो सकता है महाराष्ट्र के जैसा बड़ा खेल। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बौखला गई नीतीश कुमार की पार्टी। ललन सिंह बोले कि हमने कब कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बिहार के सियासी गलियारे में जारी अटकलों का दौर खत्म हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर इससे नीतीश कुमार की पार्टी में बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे और नई पार्टी की घोषणा की गई तो तुरंत जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उन पर पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि 2 दिन से सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी को लेकर ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों की उनके साथ में शुभकामनाएं हैं। पहली बार जब वो विधायक बने थे तो उन्हें नीतीश कुमार ने ही विरोधी दल का नेता बनाया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जेडीयू का अस्तित्व है और जेडीयू का विलय किसी से नहीं होगा। ललन सिंह ने कहा कि हमने कब कहा कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा ये उस समय तय होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अभी उससे पहले 2024 का भी चुनाव है। आपको बता दें कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को जोर का झटका देते हुए जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा 2024 नजदीक, देश में बदल रहा मौसम। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है। ईडी ने रायपुर में कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। 24 फरवरी से शुरू होने वाली इस बैठक में 10,000 से भी अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की संभावना है। जयराम रमेश ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छापेमारियों से नहीं डरेगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारे कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये छापे कब तक जारी रहेंगे। इन छापों ने हमें प्रधानमंत्री के प्रति और भी अधिक आक्रामक होने के लिए एक बूस्टर खुराक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में ईडी द्वारा किए गए 90% छापे विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हैं, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले ईडी के छापे को बीजेपी की कायरता करार देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के कारण भगवा पार्टी बेचैन हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मोदी जी में रत्ती भर भी ईमानदारी है तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के बड़े घोटालों पर छापा मारकर दिखाएं। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कड़ी चेतावनी दी कि उनकी पार्टी उन राज्यों में भी जवाबी कार्रवाई कर सकती है जहां वो अब भी सत्ता में है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम कई राज्यों में सत्ता में हैं और आने वाले दिनों में और राज्यों में छापे पड़ेंगे। 2024 का आम चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश का मौसम बदल रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईडी की छापेमारी रायपुर और दुर्ग जिले में की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरीके की छापेमारी से पार्टी नेताओं का मनोबल कमजोर नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लगा डबल झटका। राजस्थान चुनाव में एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी कर सकती है बड़ा खेल। ये आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी बड़ा गेम करने की तैयारी में है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी खेल करने की तैयारी में है। इसका अंदाजा कांग्रेस को लग भी नहीं पाएगा। राजस्थान में कुल 30 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। इनमें से पिछली बार कुल 8 सीटों पर कांग्रेस जीतकर आई है। ऐसे में जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर रही है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूती से डटने की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में मजबूती से आगे आने की तैयारी में है। पिछली बार राजस्थान में बीजेपी को मात्र 0.5% वोट कम मिले थे। उसी को नजर में रखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति को बनाने में लगी है। हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसी को लेकर यहां पर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। आम आदमी पार्टी के साथ में ओवैसी भी राजस्थान
की 30 सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस पर डबल प्रहार करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी इन्हें रोकने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अभी से ग्राउंड स्तर पर रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा जनता दल यूनाइटेड के अंत का समय आ गया है। ये आपको बता दें कि बिहार जेडीयू में जबरदस्त भूचाल आ गया है। सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह नीतीश कुमार द्वारा पार्टी को खत्म करना बताया। उन्होंने साफ जाहिर किया कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व देने से वो खुश नहीं है। इस पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने साफ कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के अंत का समय आ गया है और अब नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ नहीं बचा है। संजय टाइगर ने कहा कि जेडीयू में खंडन शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया और आरजेडी का दामन थाम लिया। बाद के दिनों में घोषणा कर दी कि आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव संभालेंगे। इससे जेडीयू में खलबली मच गई। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि उनके पास में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ना आरजेडी के साथ रहने के लिए वो सहज हैं और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता है। मुझे लगता है कि हर चीज का अंत होता है और अब उनकी पार्टी का भी अंत आ गया है। अगली बड़ी खबर, अलग राज्य की मांग के खिलाफ टीएमसी ने प्रस्ताव कर दिया पास, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में अलग राज्य की मांग के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के समर्थन में 185 वोट पड़े। इसके साथ ही प्रस्ताव को विधानसभा से पास कर दिया गया। बता दें कि उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर अलग राज्य की मांग करने का आरोप लगाया और बीते साल अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।